नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की, तो हम लोगों को अब तक ध्येय IAS संस्थान के 22 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अगला मॉडल टेस्ट पेपर, यानी मॉडल संख्या 23। देखते हैं 3 में। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बता रहा है? पहला कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक अभिकथन A है, दूसरा कारण R है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। पहला अभिकथन है चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, कारण चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वेग वहाँ के पलायन वेग से कम है। तो वायुमंडल न पाने का कारण अणुओं के वेग से नहीं होता है, वहाँ पर उपस्थित ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों यहाँ पर कारण जो दिया गया है वो गलत होगा, जबकि अभिकथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन A हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्या है 2 में। निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? क्या है? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन A ऊष्मा, B भारी धातु लवण, C एक्स किरणें या D अवरक्त किरणें। तो कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो वो है आपका अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? महापरिनिम्बाण सूत्र से बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी। तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यदि हम बात करें महापरिनिब्बाण सूत्र, जो गौतम बुद्ध के सूत्र में से एक है, वो बिल्कुल सही बता रहा है, जीवन के विविध आयामों और काल को निर्धारण करता है। लेकिन बुद्ध के जीवन का अंतिम वर्ष श्रावस्ती में नहीं, कुशीनगर में बीता था। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा क्या है? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा, यानी केवल एक सही, ऑप्शन A हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखा पहले। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? हर्यक वंश से, पल्लव वंश से, परमार वंश से या चेदी वंश से? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में यदि हम बात करें, तो ये हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये कलिंग के शासक से संबंधित है, यानी चेदी वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कुछ ये युग्म जो सही सुमेलित हैं उनको बताना है। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? कालिया दमन का फारसी अनुवाद किसने किया था? और रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीलावती भास्कराचार्य द्वारा कृत बुक है, जिसका फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। कालिया दमन का अनुवाद फजल द्वारा किया गया था और रामायण का अनुवाद अब्दुल कादिर बदाऊनी द्वारा किया गया था। और ये तीनों सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन D हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। सिकंदर लोदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी अनुवाद था? तो जरा देखते हैं कौन सा आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी अनुवाद था। तो गजे सिकंदरी, इससे सिकंदर मापता था। क्या करता था? मापन की इकाई थी। फरंगे सिकंदरी, लज्जते सिकंदर शाही या गुलरुखी? तो मित्रों, गुलरुखी सिकंदर क्या करता था? उसमें अपनी कविता, अपनी शेर व शायरी लिखता था। ठीक है, जबकि फिरंगे सिकंदरी से उसने आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद करवाया था, खुद किया था। ठीक है, फिरंगे सिकंदरी का उसने भारत के आयुर्वेदिकों का क्या करवाया था? आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया था।
ठीक है, और उसका नाम क्या रखा था, फेरेंगे सिकंदरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। पेशवाई को समाप्त किया गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो पेशवाई समाप्त हो गई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। किससे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये खत्म हो गई थी। यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? 1817-18 के मध्य ये युद्ध हुआ था, और बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे, और उनके बाद पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण किया है? किसने किया है? इससे संबंधित क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। चीनी यात्री चालुक्यों के शासनकाल में, इस पर विशेष ध्यान देना। तो फाहियान गुप्त काल में आया था, हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, इत्सिंग आपका गुप्त मौर्य गुप्तोत्तर काल में आया था, मातवालिन यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। चालुक्यों के शासनकाल में मातवालिन ने ही भारत यात्रा की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये किसने ऐसा बोला था? इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करें तो ये बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और लॉर्ड इरविन। तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्या कह रहा है 10। अरविंद घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। करें भाई विचार, क्या क्या बोला गया है? इन्हें कर्मयोगिनी नामक पत्र संस्कृत में लिखा था। इन्होंने कर्मयोगिनी नामक पत्र संस्कृत में निकला। इन्होंने कर्मयोगिन नामक पत्र संस्कृत में निकाला। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट है कि इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा दे दी गई थी। तो यदि हम बात करें कर्मयोगिन नामक पत्र संस्कृत में निकाला, तो ये संस्कृत में नहीं, ये अरविंद घोष ने अंग्रेजी में निकाला था। किस में निकाला था मित्रों? अंग्रेजी में निकाला था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथनों पर विचार करें और सत्य कथन ढूंढना है, तो पहला कथन हमारा क्या हो गया मित्रों? असत्य हो गया है। दूसरा है, इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में काला पानी की सज़ा मिली थी। तो यहाँ पर यदि बात करें अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में, तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था, ठीक है, और इसमें अरविंद घोष के साथियों को काला पानी की सज़ा दी गई थी, जबकि अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। ठीक है, इन्हें काला पानी की सज़ा नहीं दी गई थी, इनके साथियों को दी गई थी। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो कौन सा इस ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं जरा। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित युद्धों में कौन सा युद्ध अंतिम स्थान पर होगा? ठीक है, जरा देखते हैं कौन सा युद्ध अंतिम स्थान पर होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो मित्रों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। कब? 21 अप्रैल 1526 में। खानवा का युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। कब? 17 मार्च 1527 में। चंदेरी के बारे में बात करें तो ये हुआ था 29 जनवरी 1529 में, 1528 में, सॉरी। ठीक है, घाघरा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ था 5 मई 1529 में। तो क्या पूछा गया है? सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा युद्ध होगा? तो ये आपका घाघरा का युद्ध सबसे अंतिम स्थान में हुआ था, और ये सारे युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, देखते हैं 12 क्या कह रहा है। कथन बताने हैं और उसके रिलेटेड अभी कथन बताने हैं कारण। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्रिप्स प्रस्ताव को लॉर्ड लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में अधिक प्रगतिशील कहा गया। बिल्कुल वही सही है। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला, ये भी बात सही है। यानी ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ पवनार आश्रम से किया गया। यह आश्रम स्थित है, व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम पर किया गया, और ये कहाँ पर है? जरा ऑप्शन देखते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो पवनार आश्रम मित्रों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट स्वीकृत कर लिया गया। इस पैक्ट में कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है हमारा क्या? ऑप्शन ए है एम जयकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इनमें साइन किए थे कांग्रेस की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के प्रति अपने असंतोष को प्रकट करते हुए यह कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? असहयोग आंदोलन, चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये आंदोलन था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जरा देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? संगठन और संस्थापक इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूरसेन, नौजवान सभा भगत सिंह, ढाका अनुशीलन समिति अजीत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें, ढाका अनुशीलन समिति अजीत सिंह नहीं थे, ये थे आपके कौन? पी मित्रा और पुलिन दास। कौन थे? पी मित्रा और पुलिन दास। पी मित्रा और पुलिन दास, यानी सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध स्वरूप 14 जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया था? 14 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन है। 1529 दिल्ली अधिवेशन में, 1929 दिल्ली अधिवेशन में, 1930 लाहौर अधिवेशन में, 1932 कराची अधिवेशन में, या इनमें से कोई नहीं? तो 1929 दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट है हमारा काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किस अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी? ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन है रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल। कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल। तो ये आपको अगर काकोरी कांड के बारे में बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल को फांसी नहीं हुई थी, बाकी इन तीनों को फांसी हुई थी। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट 20, हिंदू पैट्रियाट भारत में स्थापित किस एक राजनीतिक संगठन का मुखपत्र था? हिंदू पैट्रियाट के बारे में क्वेश्चन है। तो बात करें इंडियन लीग का, लैंड होल्डर सोसाइटी का, मद्रास नेटिव सोसाइटी का, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का? तो हिंदी पैट्रियट था आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस क्षेत्र से रूसी प्रभाव समाप्त करने हेतु फ्रांसीसी यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक गोरखा सैन्य अभियान तिब्बत भेजा गया? ऑप्शन जरा देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या होंगे हमारे? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए अफगानिस्तान से, बी तिब्बत से, सी पंजाब से, या डी बर्मा से। तो ये है मित्रों आपका तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जरा देखते हैं 23। धर्मस्थल कर्नाटक में 22 देखना है पहले। अंग्रेजी सरकार द्वारा नरबली प्रथा मौर्य की समाप्त करने के प्रयास के फलस्वरूप किस एक जनजाति ने विद्रोह किया था? तो मौर्य को समाप्त करने का किसने विरोध किया था, इसके बारे में बात करें। एक जनजाति ने विद्रोह किया था। तो ये मित्रों आपकी कौन सी जनजाति थी? खोंद, खोमती, कुकी या खासी। तो ये थी आपकी खोंद जनजाति। कौन सी मित्रों? खोंद जनजाति थी जिसने नरबली मौर्य की प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, 1846 में। कब हुई थी इसका विरोध? 1846 में। नेक्स्ट है 23, धर्मस्थल कर्नाटक महामस्तक अभिषेक महोत्सव मनाया गया। कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, जरा इसे देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, जैन धर्म, बाराही धर्म या बाही धर्म।
तो ये धर्मस्थल कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया गया। यह समारोह कहाँ पे मनाया गया है मित्रों? ये समारोह 2019 में जैन धर्म के धर्मस्थल 39 फीट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा पर महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया गया था श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स बोर्ड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, भारतवासियों को आंग्ल भाषा के शिक्षा दी जाए, संबद्ध निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? चार्ल्स बोर्ड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी। भारतवासियों को आंग्ल भाषा में शिक्षा देना चार्ल्स कमेटी की अनुशंसा नहीं थी, बल्कि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। भारत को मैग्ना कार्टा के तौर पे जाना जाता है आपका मेकाले। तो मेकाले ने भारतवासियों को आंग्ल भाषा के बारे में बताया था कि आंग्ल भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये अनुशंसा मेकाले की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ज़रा उसको देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, ये बताने हैं। यह कमीशन 3 सितंबर 1929 को आया था। कब? 3 सितंबर 1929। तो ठीक है, बम्बई पहुंचा। तो मित्रों यह कमीशन 3 सितंबर को नहीं, 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1931 को बम्बई पहुंचा था। भारत की प्रेस स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कमीशन के सदस्य थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली कमीशन के सदस्य थे। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए हमारा असत्य है। ठीक है, इसमें क्या ढूंढना था? मैं असत्य ही बताना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एक घटना समान वर्ष की नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना, मुक्ति दिवस का आह्वान, ठीक है, भारत प्रजा मंडल और सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। तो इनमें से सारी घटनाएं 1931 की हैं। केवल एक घटना 1931 की नहीं है, वो है भारत प्रजा मंडल की स्थापना। क्या है? भारत प्रजा मंडल की स्थापना। ठीक है, बाकी सारी 1939 की हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, मुक्ति दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1939 में ही मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष पद का इस्तीफा भी 1939 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। क्या है 27? जरा उसे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को पहली बार परिभाषित करना, दिल्ली समझौते को मंजूरी देना, कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना। तो ये बताना है। तो इसमें जरा देखते हैं। ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कराची अधिवेशन 1931, सी नागपुर अधिवेशन 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उपरोक्त घटनाओं का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य को पहली बार परिभाषित करना, दिल्ली समझौते को मंजूरी देना, कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना। ये सारी बातें मित्रों कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये सारी बातें कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी? कौन से की स्थापना अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन अंबेडकर द्वारा, समाज समता संघ अंबेडकर द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर द्वारा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। बाद में यही क्या कहलाया?
यही आपका हरिजन संघ कहलाया। क्या कहलाया? हरिजन संघ कहलाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जरा देखते हैं 29 क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को स्थापित करना है। जरा देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 और उसको स्थापित करना है। देव समाज की स्थापना कब की गई थी? देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी। प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो 1867, सत्य शोधक समाज के बारे में बात करें तो 1873 और आर्य समाज के बारे में बात करें तो 1875। तो हमारा ऑप्शन बना 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 2 1, 4 3 1 2। तो ये है हमारा 3 4 1 2 1 2 4 3 4 3 2 1 1 2, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पत्रकार, समाचार पत्र और संबंधित व्यक्ति हैं और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जरा देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा ही ये निर्देशित था। ठीक है, इसके इस प्रबंधक कौन थे? संपादक सर्च लाइट के आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। यंग इंडिया की बात करें तो ये आपकी एनी बेसेंट नहीं, यंग इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट नहीं, इनकी थी महात्मा गांधी। यंग इंडिया की जगह एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया। क्या था मित्रों? न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और देखते हैं क्या कह रहा है 31। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था? ए. अमर्त्य सेन द्वारा, बी. रेगनर नर्स द्वारा, ऑस्कर लुइस द्वारा या गुरनार मेडल द्वारा। तो यहाँ पे यदि हम गरीबी की संस्कृति के बारे में बात करें तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सिद्धांत ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ऑस्कर लुइस द्वारा। इसमें इन्होंने क्या बोला था? इसमें उन्होंने ये बोला था ऑस्कर लुइस ने कि आर्थिक प्रगति होने के बावजूद, आर्थिक प्रगति होने के बाद भी क्या गरीब अपनी संस्कृति के कारण गरीब बना रहता है। ठीक है, तो कौन था? ऑस्कर लुइस थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में गरीबी का अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है बताना है। हेड काउंट विधि, प्रति व्यक्ति आय, कैलोरी ग्रहण, परिवार उपभोग आय। तो मित्रों, प्रति व्यक्ति आय या कैलोरी ग्रहण आय, तो भारत में किसका प्रयोग नहीं होता है? भारत में प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं 33 क्या कह रहा है। फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था तथा संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की गई थी जिसे नेहरू समिति कहा गया। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था? 1928 की समिति के बारे में बात की जा रही है, कौन इसका समिति का सदस्य नहीं था? तो जरा देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, CR दास, लाला लाजपत राय और अली इमाम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सर्वदलीय समिति बनी थी तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो मित्रों, CR दास इसके सदस्य नहीं थे क्योंकि इनकी मृत्यु ही हो जाती है कब? 1925 में। ठीक है, अली इमाम भी इसके सदस्य नहीं थे। कौन मित्रों? अली इमाम इसके सदस्य नहीं थे। तो यानी लाला लाजपत राय भी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय भी इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन में कौन सा सही नहीं होगा? 3 और 4 नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बाकी नेहरू समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, कौन मित्रों? अली इमाम सदस्य थे।
ठीक है, अली इमाम क्या थे, सदस्य थे केवल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सदस्य थे MS एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इनके सदस्य थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, देखते हैं ऋण वसूली में निम्नलिखित में ऋण वसूली के निम्नलिखित में से किस एक मद के अंतर्गत रखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। तो ऋण वसूली निम्नलिखित में से एक मद के अंतर्गत रखी जाती है, तो वो है आपकी पूंजीगत प्राप्ति। कौन सी मित्रों, पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक नीति में उद्योगों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। औद्योगिक नीति 48, 56, 80 और 91। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत 1956 की औद्योगिक नीति कि उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटता है। कितनी में, 3 श्रेणियों में, जिसमें अगर हम बात करें 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी सेंटर गवर्नमेंट के अधीन उद्योग हैं, बी श्रेणी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन उद्योग हैं और सी श्रेणी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, कौन आता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास और देखते हैं 36 क्या कह रहा है। भारत में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से हुई। ए 1997, 1985, 2005 और 2010। तो महारत्न कंपनी के बारे में बात की गई है। तो मित्रों महारत्न कंपनियों की शुरुआत की गई थी 2010 में। ठीक है, और नवरत्न कंपनियों की शुरुआत की गई थी 1997 में। इस समय कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 12 महारत्न कंपनी बताई गई थी 2010 में, सॉरी कब, 2010 में। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2020-21 में 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, गोवा सिक्किम कर्नाटक, कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र। तो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार सर्वाधिक आय वाले 3 राज्य हैं गोवा, सिक्किम, कर्नाटक। कौन से हैं मित्रों, गोवा, सिक्किम और कौन, कर्नाटक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं क्या कह रहा है 38। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। विकास केंद्र उपागम क्या है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 ना 2 सही है। तो यहाँ पे ये दोनों मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, एक विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से की गई थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को बंद करना है, समाप्त करना है। कीर्ता अर्जुनियम के लेखक, कीर्ता अर्जुनियम के लेखक एवं संस्कृत के महाकवि भारवी किस पल्लव वंशीय शासक के अधीन थे, किसके अधीन थे। ऑप्शन ए सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन या नंदी वर्मन। तो ये थे आपके सिंह विष्णु के दरबारी। किसके थे मित्रों, सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई दाई द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा गया है, वो मित्रों आपके पृथ्वीराज तृतीय हैं, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने की बात की जा रही है। तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित नहीं हुए थे, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये हुआ था 1192 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा ही सही होगा मात्र।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं, इनके बारे में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले पुस्तक आती है, फिर लेखक आते हैं। तो एक है तहकीके हिंद अल बरूनी, रहला इब्न बतूता, कीता उल यामनी उतवी, शाहनामा अमीर खुसरो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें शाहनामा सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? शाहनामा, क्योंकि इसके राइटर कौन हैं? फिरदौसी हैं। कौन है मित्रों? फिरदौसी इसके राइटर हैं। ठीक है, अमीर खुसरो नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के प्रारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? यह जाम्बोजी नदी पर स्थित है। अफ्रीका का जलप्रपात कहाँ पे बता रहे हैं? जाम्बोजी नदी पर स्थित बता रहे हैं। ठीक है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो मित्रों यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की में नहीं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। किसके? जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। यानी केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बास्पोरस की जल संधि, किसकी? बास्पोरस की जल संधि इस्तांबुल अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की को अलग करता है। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं या कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो बास्पोरस जल संधि के लिए ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो बात करें तालिकोटा या राक्षस ताल युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था मित्रों? 1565 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किस एक को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए शेरशाह, हुमायूं, बाबर और सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित में से किसकी घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है, यानी क्लॉकवाइज है? तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी दिशा पूरब से पश्चिम है, वो हैं हमारे शुक्र। कौन से हैं? शुक्र और अरुण यानी यूरेनस, जो उल्टे घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, जरा उसे देखते हैं। 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण नहीं। जब सूर्य नहीं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है? नहीं, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। तो इनमें बताना है कौन सा कथन असत्य। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, ये मित्रों क्या है? ये सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा को ही होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 48। कुछ मौलिक अवसादी सेलें हैं और उनका कायांतरित रूप बताया गया है। तो ज़रा देखते हैं कौन सी सेल का कायांतरित रूप बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन सा क्या बन रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है बलुआ पत्थर, जो किस में बन जाता है? क्वार्ट
जाइट में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। कौन? ठीक है, क्वार्टजाइट में चेंज हो गया। स्लेट के बारे में बात करें तो ये फाइलाइट में चेंज हो गया। चूना पत्थर के बारे में बात करें तो संगमरमर में, कोयला में, तो हीरा में। तो ये आपका हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 3 1 2, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी चक्रवात के संबंध में कथन बताइए। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है। नहीं, ये तो गलत होगा। हवाएं केंद्र की परिधि की ओर चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही हैं प्रति चक्रवात से रिलेटेड। तो प्रति चक्रवात में वायुदाब उच्चतम होता है, बाहर की ओर घटता जाता है। ये सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 49। नेक्स्ट है 50। निम्नलिखित पर विचार करिए। नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस और कनाडा तटरेखा में सबसे लंबी तटरेखा के बारे में बताना है। तो सबसे लंबी तटरेखा मित्रों अगर हम बात करें तो किसकी है? कनाडा की सबसे लंबी होगी, उसके बाद नॉर्वे की होगी, उसके बाद इंडोनेशिया की होगी और उसके बाद रूस की होगी। 4 1 2 3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं 51। पठार हैं और एक तरफ प्रकार हैं। पिडमंट पठार, पर्वतीय पात, पोटावर पठार, पवनकृत, कोलंबिया पठार, ज्वालामुखी। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ये तीनों मित्रों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। पिडमंट पठार पर्वतीय पाद होता है, पोटावन, पवनकृत, कोलंबिया पठार, ज्वालामुखी, यानी तीनों सही। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 52। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सीमा का निर्धारण नहीं करता है, तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया और यूरोप के नहीं, यूरोप और अफ्रीका के बीच निर्धारण करती है। ठीक है, एशिया और इसके बीच भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत सीमा का निर्धारण करती है। जबकि बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के को अलग करती है। बेरिंग जल संधि क्या करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को, ये क्या करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और बाकी ये सारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 53 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, स्वर्ण पैगोडा म्यांमार, पूर्व का स्विट्जरलैंड साउथ कोरिया, या सूर्योदय का देश जापान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो मित्रों पूर्व का स्विट्जरलैंड साउथ कोरिया को नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है लेबनान को। किसको मित्रों? लेबनान को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 54 के पास और देखते हैं 54 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। उत्तरी गोलार्ध के तापमान में विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, सही है। इस गोलार्ध में जल भाग की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है, यही कारण है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 55 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 55। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किस एक देश की राजधानी मेसेटा के पठार पर स्थित है। कौन से की राजधानी मेसेटा के पठार? स्पेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, नीदरलैंड की। तो ये है आपकी मित्रों स्पेन की। नेक्स्ट है 56। निम्नलिखित मरुस्थल में से किस एक का विस्तार दो देशों के मध्य नहीं है। कौन सा दो देशों के मध्य नहीं है? तो मित्रों वो है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल आपके दो देशों के मध्य नहीं है। इसका विस्तार अर्जेंटीना में ही है केवल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका यूएसए और कनाडा में बटा हुआ है। थार की अगर हम बात करें तो ये आपका भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ है। काजिल कुम की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बटा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
निम्न में उत्तर प्रदेश का शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है? पीपल, जामुन, शीशम, गूलर। तो शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो है हमारा गूलर नहीं है। नेक्स्ट हमारा 58, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये मित्रों लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट 59, ग्लोबल 500 पुरस्कार को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNFCC। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है हमारा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, कैल्शियम जिप्सम, सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सोडियम क्लोरेट, शाक नाशक। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में प्रयोग होता है। कैल्शियम जो है वो आपका जिप्सम, ठीक है। और यदि हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं, ये यूज़ होता है फोटोग्राफी के लिए। किसके लिए मित्रों? फोटोग्राफी के लिए। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे बताना है। तो वो मित्रों 5 राज्यों से होकर क्या है? गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। 1 2 3 4 5, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है ट्रांस हिमालय को, ठीक है, क्या है? ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से, बाह्य हिमालय को बृहद हिमालय से। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। किसे? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, ठीक है, ठीक। अगर हम इसे बात करें तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? इसे सचर जोन अलग करता है। कौन करता है? सचर जोन अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद और लघु, लघु और इनके बीच कौन सा है? अगर हम लघु और बाह्य हिमालय के बारे में बात करें तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ग्रेट सेंट्रल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मित्रों कौन सी है? चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, भारत की वह नदी जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है, बाएं तट में गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो कोसी, गंडक, सोन, महानंदा। तो यहाँ पे यदि बात करें तो वो कौन सी नदी है? तो मित्रों है महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र मिश्रित इस्पात निर्माण की विशेषज्ञता प्राप्त है। इस इस्पात संयंत्र का स्थानीय खानों से लोहे अयस्क प्राप्त होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों इनमें से ये कथन सत्य है, जबकि ये कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसको जो खनन प्राप्त होता है तो वो कोयला क्षेत्र में स्थापित है, अतः लोह अयस्क स्थानीय खदानों से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चुलिया, चंबल, पुनासा, कावेरी, कपलाधारा, नर्मदा, चित्रकूट, इंद्रावती। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका पुवारा जलप्रपात है वो पुनासा, वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी हमारा सही सुमेलित
नहीं है। नेक्स्ट 67 विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसराम मेघालय में होती है, किस मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? ये मित्रों होता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 68। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है? जारवा, कार्बी, ओंगे, मेम्मा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जारवा और ओंगे जनजाति आपकी कहाँ पे निवास करती है? आपकी अंडमान निकोबार में निवास करती है। ठीक है, जारवा और ओंगे जनजाति, जबकि कार्बी और मोम्बे ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम में है। कार्बी कहाँ पर है? असम में। और मोम्बे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन 1 और 3 यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 69 किंगरी बिंगरी दर्रा, कौन सा? किंगरी बिंगरी दर्रा अवस्थित है हिमाचल में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो किंगरी बिंगरी जो दर्रा है मित्रों वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? उत्तराखंड में, चमोली में स्थित जोड़ता है। ये कहाँ पे चमोली को किससे जोड़ रहा है? चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और ये कारण और अभिकथन है, जरा इसे देखते हैं। इसमें से कौन सा कारण अभिकथन सही है? लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, सही है। जहाँ प्रदूषण अधिक होता है लाइकेन्स की मात्रा में उगते नहीं हैं, ये गलत है। तो ए सही, आर गलत, यानी सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 और देखते हैं 71 क्या कह रहा है। जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये बहुकोशिकीय जीव हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कूट 1 2 ना 1 ना 2, कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा कूट सही है? तो मित्रों यहाँ पर दूसरा कूट सही है, पहला गलत है। ठीक है, कौन सा सत्य है? यानी केवल 2 सही है। बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक, लैक्टिक, टार्टरिक या बेंजोइक? तो ये है आपका टार्टरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर यानी खाने के सोडे में प्रयोग बनाने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 73। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन के कारण, कौन सा प्रवाल विरंजन का कारण नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, ला नीनो परिघटना, अवसाद गाद का जमाव। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये प्रवाल विरंजन का कारण नहीं है। ला नीनो परिघटना प्रवाल विरंजन का कारण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों को देखना है और उसको बताना है। तो ए कह रहा है कैस्पियन सागर, क्या? कैस्पियन सागर उत्तरी सागर में लवणता और दक्षिणी भाग में अपेक्षा कम है, सही है। कैस्पियन सागर उत्तरी भाग में नदियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, सही है दोनों कथन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है जरा देखते हैं। शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? जम्मू, हिमाचल, राजस्थान, अंडमान निकोबार। तो शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित होगा? तो ये आपका आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 76, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी जल विद्युत परियोजना चिनाब पर नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है पाकुलडुल, सलाल, बगिलहार ये तो चिनाब पर हैं। चुटक आपकी चिनाब पर स्थित नहीं है, ये सुरू नदी पर है। किस पर है मित्रों? सुरू नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस एक का अपना तट नहीं है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत सार गैसो महासागर। तो इनमें से सार गैसो महासागर का अपना तट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 78। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइन नदी, रॉटरडम बंदरगाह, सही है। मिसिसिपी, मिसौरी, पक्षीपाद बेल्ट, डेल्टा
मिसिसिपी और मिसूरी नदी, इरावदी नदी, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, नहीं। नाइजर नदी, तेल नदी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी मेकांग नदी है। कहाँ, कौन सी नदी? मेकांग नदी है। ये कौन सी नदी है? मेकांग नदी है मित्रों, यहाँ का आंसर मेकांग नदी। और ये जो नदी है ये म्यांमार, किसका? म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखते हैं निम्नलिखित में से किस काल में दक्षिण भारत में ज्वालामुखी लावा का उद्गार हुआ जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, जुरेसिक या कैम्ब्रियन? तो यदि हम बात करें किस काल में इसका निर्माण हुआ तो वो था आपका क्रिटेशियस काल। कौन सा मित्रों? क्रिटेशियस काल, जिनमें ज्वालामुखी का लावा का उद्गार हुआ और दक्कन ट्रैप हमारा निर्मित हुआ। आज से लगभग 135 से 70 मिलियन ईयर की बात है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और देखते हैं 80 में क्या कह रहा है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ गई है, ठीक है। दक्षिण प्रशांत महासागर में पश्चिम की में मुड़ी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो 75 डिग्री अक्षांश पर ये पूर्व की ओर मुड़ी है, ये कथन सही है। पश्चिम की ओर मुड़ी नहीं है दक्षिण प्रशांत महासागर में, वहाँ भी ये दक्षिण प्रशांत महासागर में भी ये क्या हुई है, ये पश्चिम की ओर मुड़ी है, ठीक है। कहाँ पर मुड़ी है? उत्तर पश्चिम बेरिंग सागर को अलग करती है, पश्चिम की ओर मुड़ गई है, यानी केवल ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या हो सकती है 20 हो सकती है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा में सभी तभी करता है जब मंत्रिमंडल द्वारा शासक के विनिश्चय लिखित सूचना दे जाती है। लिखित सूचना की अनिवार्यता किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई थी? तो ये संविधान संशोधन था आपका 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 83 हमारा। मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने पर और बस जाने की सर्वत्र अबाध विचरण की अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? ये किस आधार पर सीमित किया जा सकता है, इस पर जरा देखते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो मूल अधिकारों से संबंधित में अगर हम बात करें, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण में निलंबित कर सकती है, स्थानीय जनता के हितों में कर सकती है, यानी दोनों सही हैं बातें। नेक्स्ट चलते हैं 84। निम्नलिखित में से कौन से आधार जिन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, भारत की एकता और अखंडता और असमर्थता। तो यहाँ पर किन के आधार पर चलाया जा सकता है? तो केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो, सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो, सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से पारित हो, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारा साधारण बहुमत से पारित हो जाए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 9 का पंचायतें, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, या सभी सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 9 का में पंचायतें ही हैं, ठीक है। क्या है? 9 का में पंचायतें ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे 9 का में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नगर क्या है? पालिका का वर्णन किया गया, पंचायतों का नहीं, बल्कि 15 और 17 सही सुमेलित हैं, यानी हमारा 9 का गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 87 हमारा। दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो ये निर्णय लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन की बैठक का कुछ समय के लिए निलंबन सत्र का स्थगन कहलाता है। स्थगन सत्र का अंत है। क्या कथन सत्य कथन
कौन सा है इसमें? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका केवल एक कथन ही सत्य है। ठीक है, सदन की बैठक कुछ समय के लिए निलंबन, सत्र स्थगन, स्थगन सत्र का अंत है, ये नहीं होता है। दोहवासन होता है। राज्यपाल द्वारा निम्न में से किस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राज्य सूची के विषय पर, संवर्ती सूची के विषय पर, जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक जिन विषयों पर विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य उसके सभी निर्णय साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं। इसमें अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति होती है। इनके निर्णय किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, या इनमें से सभी सत्य हैं। तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तदर्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के सत्र आयोजित करने के लिए गणपूर्ति न होने पर की जाती है। यहाँ पर मित्रों सत्य कथन बताना है। तो अगर हम सत्य कथन के बारे में जाएं तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर और देखते हैं 92 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 43Q, 43V, 43S, 43D। तो रिजर्वेशन की बात की गई है मित्रों 243 घ में, किसमें? 243 घ में, यानी 243D में। अगर हिंदी में जाएं तो ये घ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनुसूचित सुनिश्चित करने हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है 350 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को, संसद एवं राज्य विधानसभा को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को। तो ये है मित्रों राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सहायता अनुदान जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 275। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायत कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो पंचायत 29 विषयों पर कानून बना सकती है। कितने पर? 29 विषयों पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सरकारी अपव्यय को रोकने के और नियमों की सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति करती है प्रकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या आश्वासन समिति? तो ये काम है आपका प्राक्कलन समिति का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु अवस्थित है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री, 6 डिग्री या 7 डिग्री? तो दक्षिणतम बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो हमारा स्थित है उसकी लोकेशन के बारे में बात की गई है, तो वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से उनकी अवस्थिति उत्तर से दक्षिण में बताइए। उत्तर से दक्षिण जाना है। कहाँ से जाना है? उत्तर से, नॉर्थ से साउथ। तो वैरुण द्वीप, कांको द्वीप, नारकोंडम द्वीप और पोर्ट विलियर। तो जरा देखते हैं कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों यदि हम करें, वैरुण द्वीप सबसे ऊपर है, फिर आपका कांगो, फिर नारकोंडम, फिर पोर्ट विलियर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है, तो कामेत नेपाल में स्थित नहीं है। बुग्याल या प्यार क्या होता है? बुग्याल या प्यार क्या होता है? इसमें अगर बात करें
तो ये आपका महान हिमालय में पाई जाने वाली मेघ बकरियां नहीं, महान हिमालय मध्य में पाई जानी नहीं, लघु हिमालय की ढाल पर पाई जाने वाली घास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102, सिंधु नदी प्रवाहित होती है काराकोरम व लद्दाख श्रेणी में, कैलाश और लद्दाख में, लद्दाख और जास्कर में, जास्कर और बृहद हिमालय में। तो सिंधु नदी जो है मित्रों वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, स्थान और राज्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये स्थान दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बिजगम केरल में है, बिल्कुल सही बात है। सूरजखंड जो होता है वो आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड नहीं, सूरजखंड जो है वो हमारा झारखंड में है। कहाँ पर है मित्रों, झारखंड में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 और उसको देखते हैं। 104 क्या है, सुरमा घाटी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ए कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, यूरेनियम, खनिज तेल। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये आपका कौन सा है, खनिज तेल होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, आंध्र प्रदेश के मंगमपेट क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट्स खनिज भंडार है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका मित्रों ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और देखना है कौन सा कूट हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है। तो ज़रा देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय फसल संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। ठीक है, केंद्रीय रोपण फसल हमारा कासारगोड में है। तंबाकू राजमुंदरी में है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी में 2, 1, 4, 3, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। विंड पावर, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, पावर ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे विंड पावर के बारे में बताना है। गतिज, स्थितिज, सौर और विकिरण, तो ये गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, चमड़ा, रेशम, बेकेलाइट। तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो वो है हमारा बेकेलाइट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है और बताना है कौन सी नदी घाटी कहाँ पर स्थित है। जैसे रानीगंज, तातापानी, विश्रामपुर और सिंगरैनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर बात करें रानीगंज जो है वो दामोदर घाटी के पास है। तातापानी की बारे में बात करें तो सोन नदी है। विश्रामपुर की बारे में बात करें तो हमारी महानदी है सिंगरैनी गोदावरी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बनता है 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3। ठीक है, कौन सा बनता है, 4, 1, 2, 3। ठीक है, सिंगरैनी की बात करें तो ये तेलंगाना में है मित्रों, अगर एक बार ये भी देख लें। रानीगंज की बात करें पश्चिम बंगाल में है। तातापानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। विश्रामपुर की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंधता, एथिल अल्कोहल, बुलेट प्रूफ खिड़की, पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, कैब्रल, बुलेट प्रूफ वस्त्र, पॉली एलिमाइड। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आंधता, एथिल अल्कोहल नहीं, आंधता के लिए मेथिल अल्कोहल जिम्मेदार है। किसके लिए, मेथिल अल्कोहल, जिसे बोला जाता है वुड स्प्रिट। क्या बोला जाता है मित्रों, वुड स्प्रिट। तो ऑप्शन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। सिटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या,
ऑक्टेन और सिनेट दोनों, और निम्न में से कोई नहीं। तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या मापक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। निम्न स्टेटमेंटों को देखना, मिश्र धातुओं के गलनांक के और उनके अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक होते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये में केवल आपका ऑप्शन ए हमारा क्या है, सत्य है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है, ये कथन नहीं। कौन सा असत्य है? मिश्र धातुओं के ये असत्य है मित्रों। जर्मन सिल्वर में चांदी पाई जाती है, ये कथन सत्य है। मिश्र धातुओं गलनांक अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक होते हैं, नहीं। मिश्र धातुओं गलनांक अवयवी धातुओं से प्रायः कम होते हैं, तो केवल बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली WBC है, यानी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी है? तो यहाँ पे बात करें लिम्फोसाइट्स जो है वो सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं हमारा 114 क्या कहता है। निम्न में से बात करिए, प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे बतानी है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर बात करें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी की संचार में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिनमें एक अभिकथन है, अभी अग्नाशयी रस का चूर्ण पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अग्नाशय के तीनों प्रकार के मुख्य भोज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विश्लेषण होता है, ये दोनों सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन और उनके अन्य नाम, B9 फॉलिक अम्ल, B12 साइनोकोबाल एमीन, B5 पायरिडॉक्सिन और डी विटामिन के नेफ्थाक्विनोन। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों B5 जो होता है उसे पेंटाथोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंटाथोनिक। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं। पायरिडॉक्सिन B6 होता है। क्या होता है? B6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 और देखते हैं क्या कह रहा है 117। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? अपसरब, परासरब, श्रव्य और इनमें से कोई नहीं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को बोला जाता है पराश्रव्य। किसी वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने का अर्थ क्या होता है? उस क्षेत्र में तूफान आने वाला है। क्या होता है उसका अर्थ? उसका अर्थ होता है मित्रों कि उस क्षेत्र में क्या आ रहा है? उस क्षेत्र में अचानक घट गया है, उस क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब अचानक घट गया है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्यों करता है भैया अवतल दर्पण? बहुत पास स्थित वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए। सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन है और उस पर कुछ विचार हैं, जरा देखते हैं अभिकथन और विचार। अवर्णी लवक पुख्ता पौधों के भूमिगत तनों के जड़ों में पाया जाता है। क्या है? जड़ों में पाया जाता है। सही है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ये दोनों बातें सही हैं, ए आर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 121 और देखते हैं 121 क्या कह रहा है। 121 कह रहा है कि पहला कथन को जोड़ना है और बताना है। सूची एक, अनुवांशिक रोग और प्रभाव हैं। तो आपको बताना है कौन से रोग से कौन सा प्रभाव होता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो ये मंद बुद्धि होती है। सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता आती है। सही है। टर्नर सिंड्रोम बांझपन आता है। ये भी सही है। और हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमता। सही है। यानी 1 2 3 4 सी 1 2 3 4 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 121 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का रूपांतरण नहीं है। प्याज, मूली, गाजर, शलजम। तो जड़ों का रूपांतरण इनमें से किसका नहीं है? प्याज का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये समर्थन मूल्य वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन और उसके संबंधित कथन पर।
देखते हैं पोर्टफोलियो निवेश में पूंजी पलायन का भय बना रहता है। पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है। तो पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में ये जो दोनों बातें की गई हैं ये पूर्णतः सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पर। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपीएसआईडीसी यानी यूपी सिड का मुख्यालय मित्रों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, ये कानपुर में है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो राज्य लोकायुक्त बिल पास करने वाला आपका महाराष्ट्र प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बीज फार्मा को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित कर दिया है? तो ये भी मित्रों आपका कौन सा है? केरल राज्य है। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय भूस्थैनिक नीति 2022 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है? तो ये सूचित की गई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जारी प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सीमा, वायु, भारतीय नौसेना या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से? तो ये मित्रों है आपकी सीमा सुरक्षा बल से। नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2022 में प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किस मंत्रालय? केंद्रीय ग्रामीण, केंद्रीय न्याय प्राधिकरण, ठीक है, और केंद्रीय शिक्षा और केंद्रीय वित्त, तो ये केंद्रीय ग्रामीण। नेक्स्ट हमारा 131 देखते हैं 131 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हीरोज ऑफ द फिलैंथ्रोपीज 2022 सूची जारी की गई। इसमें 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में सम्मिलित नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल, शिव नाडार, अशोक गुप्ता, गौतम अडानी। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से मित्रों अरविंद केजरीवाल सम्मिलित नहीं हैं। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में देशों में कहाँ नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सही है। आयरलैंड में एरिक वार्डकर ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है मित्रों? सही है, ठीक। डेनमार्क में मेट्रो फेडरमिशन ये भी सही है। पेरू में अल्बर्टो ओटाराला ये भी सही है। यानी ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 133 दिसंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 में के तहत कब तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा? दिसंबर 2023। दिसंबर 2022 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस एक द्वारा सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट कार्ड प्रणाली शुरू की गई है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर और देखते हैं 135 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में किस देश के प्रतिस्थापित करते हुए भारत विश्व का तीसरा ऑटो बाजार बन गया है? तो इसने किसको पीछे कर दिया है मित्रों? जापान को पीछे कर दिया है। किसे? जापान को। नेक्स्ट 136 मध्य पूर्व के किस देश में दिसंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर मिशन राशिद लॉन्च किया? ए संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला लॉन्च किया है राशिद। नेक्स्ट 137 गहरे समुद्री संसाधनों एवं खनिजों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तक समुद्रयान मिशन को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 24 तक, 25 तक, 26 तक और 30 तक। तो ये मित्रों आपका कहाँ तक है? 2026 तक। नेक्स्ट है हमारा 138 दिसंबर 2022 में भारत एवं नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्यकिरण 16 का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय, राजस्थान, सालझंडी या जरहट? तो ये मित्रों किया गया है आपका सालझंडी नेपाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश किस केंद्रीय जेल में कैदियों परोसे जाने वाले गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो ये आपका है लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर या नोएडा। तो ये मित्रों दी गई है आपको किस जेल में? बुलंदशहर के जेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 दिसंबर 2022 में किस अभिनेत्री को वर्ष 2022 का पेटा इंडिया
द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये मित्रों कौन हैं? तो ये हैं आपकी सोनाक्षी सिन्हा को। किनको? सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो इस संस्था का मुख्यालय वर्जीनिया यूएसए में है। कहाँ पे है? वर्जीनिया यूएसए में। नेक्स्ट है हमारा 141। जरा देखते हैं 141 क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य कृषि आय निवेश को बढ़ावा देना, सड़कों पर कचरा मुक्त करना, प्रत्येक नगर निगम में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करवाना। तो ये है कृषि आय एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में कौन ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? विष्णु संपत, प्रशांत कुमार, वेणुगोपाल, राजीव लक्ष्य। तो ये मित्रों हैं हमारे विक्रम संपत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया? जेरमी फरार, डेविड लेपियर, बुलकर टुर्क और सैफाली जुनेजा। तो ये चुने गए हैं आपके जेरमी फरार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद का द्वितीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, कलकत्ता, पटना, प्रयागराज। तो ये मित्रों किया गया है आपका कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीलगिरी तरहर संरक्षण परियोजना पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। दिसंबर 2022 में जारी NCAP ट्रैकर रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 स्तरों के संबंध में भारत का सबसे प्रदूषित 3 शहर कौन से हैं? तो सबसे प्रदूषित 3 शहर हैं हमारे दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2022 में B-21 रेडियर स्टील्थ बॉम्बर नामक छठी पीढ़ी का युद्धक विमान अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका किसके द्वारा? USA के द्वारा। किसके? USA के। नेक्स्ट है 148। भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2022 में देश की पहली एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण किया गया। इसका नाम क्या था? INS करंज, INS अपर्णा, INS बेला, INS कलवरी। तो इसका निर्माण किया गया है, ये है मित्रों आपका INS अर्नाला। क्या है? अर्नाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। इको स्क्वायर ऑस्कर नाम से प्रसिद्ध अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर श्रेणी में किस भारतीय संस्था को दिया गया है? तो वो है स्टार्टअप खेती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित राम अवतार सिंह समिति का संबंध है किससे? जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृति भाषा के संरक्षण से, उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन से, कार्य निष्पादन और स्थानीय निकाय चुनाव के पिछड़े आरक्षण की समीक्षा से। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो मित्रों ये था आपका ध्येय IAS संस्थान का पेपर संख्या 23। शेष पेपर भी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और उसका टेलीग्राम में आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा मित्रों। शेष पेपर भी शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे और आप उन पेपरों को सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देख सकते हैं। और मित्रों अब आपका ऐसा टाइम है जिसमें आपको अधिक से अधिक अपना पुराना रिवाइज़ किया हुआ सिलेबस ही बार बार दोहराना होगा और उससे ही आपको सफलता मिलेगी। ओके मित्रों, जम के पढ़ाई करिए और नम के अपने लक्ष्य को पाइए। धन्यवाद। जय हिंद।